तीन उपस्तंभ में तीन चीजें आयुर्वेद में इंक्लूड की जाती है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार यानी कि डाइट, नींद और संयमित जीवन। तीनों क्या है कि जिंदगी की पार्ट है, इसके बिना उपस्तंभ पिलर कहा गया। अगर तीनों में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारी पूरी दिनचर्या, पूरा जीवन ही ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सही खाना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए और संयमित जीवन को जीना चाहिए। आहार, आहार जीवन का आधार है और इसी से ही दोष, धातु और मल का पोषण होता है। मतलब कि इसी से बनते हैं, क्योंकि आहार में ही तो पूरी तरीके से जो सभी एलिमेंट्स हैं, प्रधानता पृथ्वी तत्व की रहती है लेकिन सभी तत्व इसमें होते हैं, तो इसलिए पूरे शरीर का पोषण आहार के द्वारा होती है। बताया भी गया था कि गुरु ने क्वेश्चन पूछा कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तो शिष्य ने उत्तर दिया कि आहार के आधार पे उसने उत्तर दिया, हित भुक, मित भुक, रित भुक। हित यानी कि हितकारी भोजन, उसकी प्रकृति के अनुसार जो सा हितकारी भोजन है उसके अनुसार उस भोजन का चुनाव करना। मित भुक, मिताहारी, जो भोजन को हमने चयन किया है उसको उचित मात्रा में लेना, कि ज्यादा मात्रा न लेना। रित भुक अर्थात वो परिश्रम जन्य जो धन है उससे कमाया हुआ हो, बेईमानी के धन से न हुई हो। तो ये इस तीन तरीके से जो आहार लिया जाता है उससे शरीर का पोषण होता है, शरीर को बल मिलता है, ओज बनता है, शुक्र बनता है और समस्त धातुओं का निर्माण होता है। और इसके विपरीत जो आहार हम लेते हैं उससे शरीर का बल की कमी होती है और शरीर रोगग्रस्त होता है। सर ये ऋषि वाघभट चरक के सर शिष्य थे क्या? श्योर तो मैं नहीं कह सकता, कुछ अच्छा जगह पे आया है लेकिन प्रमाणित रूप से नहीं कहे, प्रमाणित नहीं है मैं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसा। ओके सर। निद्रा, ये हम साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, निद्रा की रैम नॉन रैम की जो साइकिलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हम वो मेडिकल वाला नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सिंपल निद्रा को हम स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा, पहले तो आप ये जान लीजिए निद्रा क्यों जान जरूरी है। वही जी, आप मुझे माइक खोल के बताइए निद्रा क्यों जरूरी है। जैसे बॉडी में अपन वर्क करते हैं तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो अगर निद्रा लेते हैं तो अपने मसल्स वापस रिलैक्स हो जाती हैं और वर्क करने के लिए रेडी हो जाती है नेक्स्ट डे के लिए। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, आपने तो बिल्कुल ही फिजियोलॉजी बता दी है। और कोई बता सकता है कोई इसके अलावा? सर जैसे कंप्यूटर में होता है सर, तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है, जैसे हम उसमें एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो सर सेकेंडरी मेमोरी में वो तब जाके जमा होता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। तो सर हमारा शरीर भी ठीक उसी तरह होता है, जो भी चीज हम जागृत अवस्था में जो ग्रहण करते हैं, जब हम नींद लेते हैं तो वो हमारे स्मृति में जाकर जम जाता है, मतलब आ जाता है हमारी स्मृति में। बहुत बढ़िया, पढ़ो का जादू दिखाई दे रहा है मेरे को। और बताइए कोई। सर निद्रा जो है शरीर और मन के लिए सर जरूरी है, उनकी शांति के लिए। मसल्स की या जो भी अंदर बॉडी रिस्टोर द में एनर्जी जो हमने काम मरम्मत करके। होती है निद्रा की अवस्था में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप आंसर दे रहे हो कि एक तरीके से आप सभी का कहना ठीक है, सभी ने अलग अलग पक्ष से बताया है, उत्तर सही है कि हमारे शरीर में एक तरीके से थकावट हो जाती है, शरीर चार्ज होना चाहिए। जैसे कि कहावत भी आती है, एक गिलास है, ठीक है, उसमें हमने चाय पिया, दूध पिया, अब हमें दूसरा उसमें कुछ चीज डालनी है, तो उससे पहले क्या करना होगा? ऐसे नहीं डालेंगे, पहले उसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन हम कैसे कर रहे हैं? उसको नींद के द्वारा या व्यायाम के द्वारा। पहले हम उस अपने जो ब्रेन है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, रिलैक्स रहो, अपनी डाइट ठीक लो, ठीक से सो। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में अपनी डाइट और अपनी नींद को बेकार कर रहे हो, जिसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी मेमोरी के ऊपर पड़ेगा। और आप यहाँ पे गधे की तरह बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और उस दूसरी साइड से आपकी मेमोरी डल हो रही है,
तो इसलिए हमें चाहिए घोड़े की तरह काम करना, स्मार्ट वर्क करना, कि अपनी नींद को भी हमें प्रॉपर रखना है, अपने डाइट को भी प्रॉपर रखना है, और उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। तो डाइट की बात उठ चुकी है, तो वो लोग मैसेज करें जिन्होंने अभी तक डिनर नहीं लिया, ईमानदारी से। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो हमारी क्लास की वजह से डिनर नहीं लेते हैं और लेट करते हैं। जी मैं हूँ सबसे पहले। मुझे पता है, आपके तो मैं पिटाई करूंगा घर पे आके। मैं मानसी जी देखो, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों का ये हाल है। देखिए, मैंने ये टाइम क्यों रखा था, सोच समझ के रखा था कि आप 6-7 बजे खाना खाओगे, उसके बाद में हम 7:30 क्लास करेंगे। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, आपको तो मौका मिल गया लेट खाना खाने का, है ना। सर घर में ही नहीं बनता सर, घर की टाइमिंग ऐसी है, वो 9 बजे, आप 9:30 बजे। देखो, आपकी सिरदर्दी है ये, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जाने अनजाने आपकी मेमोरी को डल कर रहे हो। आप थोड़ा समझो इसको, आहार निद्रा हम पढ़ रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस आप समझो। देखो कितने लोग आएगा, 15-20 लोगों ने अभी तक डिनर नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखो। अब डिनर लेट करोगे तो नींद भी गड़बड़ होगी, नींद गड़बड़ होगी तो सारा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा आगे का। तो फिर हम इन टॉपिक को पढ़ने का फायदा ही क्या है जब हम उनको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ज्ञानी तो बन जाएंगे लेकिन साधक नहीं बनेंगे। हमें ज्ञानी भी बनना है, हमें साधक भी बनना है, दोनों हमें बनना है। तो जो ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई भी करो। खाली पढ़ने से हर चीज नहीं होती है। आशा है कि कल मैं दोबारा से रेटिंग लूंगा, और मुझे ये रेटिंग कम मिलनी चाहिए कल, ठीक है। देखिए, नींद में क्या होता है, नींद में हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारे टिश्यूज, वो चार्ज होते हैं। जैसे भी राजेश जी ने बताया कि लैक्टिक एसिड ज्यादा बन गया। लैक्टिक एसिड कब बनता है, ज्यादा जब हम फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, ऑक्सीजन की जब कमी होती है, तो लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से मसल्स में पेन होता है और थकावट का अनुभव होता है। जब वो थकावट का मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन से मैसेज आता है, इस तरीके के वेव्स हमारे ब्रेन में चलने लग जाती है कि जिससे हमें लगता है कि नींद आ रही है। तो बच्चों को ज्यादा नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका बॉडी ज्यादा ग्रोथ करता है। बड़े होने के बाद में अभी हमारा बॉडी कम ग्रोथ कर रहा है, इसलिए हमें कम नींद की जरूरत है। जिनको ज्यादा नींद की जरूरत है उनका शरीर भी ज्यादा ग्रोथ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि हमने कल प्रकृति हम पढ़ रहे थे, कब प्रकृति का व्यक्ति है उसका शरीर बाकियों से ज्यादा ग्रोथ करता है ना, मोटा होता है वो ज्यादा, वो पित्त के मुकाबले, वात के मुकाबले। तो इसीलिए कफ वाले ज्यादा सोते भी हैं, उसके पीछे रीजन है। वात वाले दबले पुतले क्यों होते हैं, क्योंकि वो कम सोते हैं, जिसकी वजह से उनका मोटापा भी कम होता है। और दूसरी नींद तो आ रही है, लेकिन गहरी नींद बहुत जरूरी है। और जो निद्रा है वो रात्रिचर्या के अंतर्गत आती है, इस चीज का ध्यान रखना। निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये दोनों के दोनों रात्रिचर्या का अंग है। इसी चीज को महर्षि चरक ने कहा कि जब मन के क्लांत, यानी कि मन जब स्थिर हो जाए अपनी विषय वासनाओं से, हम मूवी देख रहे हैं, हम कुछ भी चीजें देख रहे हैं, अब थकावट हो जाए, बस भाई कितना देखूंगा, उनकी भी एक लिमिट है ना अच्छी चीजों को देखने की, खाने की। जब मन पूरी तरीके से उनसे विरक्त हो जाए, उसके बाद में हमारी इंद्रियां भी पूरी तरीके से स्थिर हो जाती हैं, उस समय कोई विषय हमारे सामने नहीं रह जाता, उस समय हमें नींद आ जाती है। जो मेरा अनुभव रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने अपने रिसर्च में पाया कि जो भी एचआर के लोग हैं उनको नींद नहीं आती, नींद से परेशान है वो। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग भागता रहता है। और जो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं उनको भी नींद कम आती है। क्यों? क्योंकि उनके थॉट्स चलते रहते हैं, जब तक वो थॉट्स नहीं कम होंगे तब तक उनको नींद नहीं आएगी। तो इंसोम्निया, इनकी जो नींद की जो समस्या है, अनिद्रा का जो रोग है, उसमें उसकी सिर्फ एक सॉल्यूशन है, अपनी सोने से पहले
कोई माइंड में अपने थॉट्स ना लेकर आए। अगर थॉट्स आएंगे, कोई चीज हम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोई चीज, सोने से जस्ट पहले जो एक्टिविटी हम करते हैं वो हमारी नींद में भी होती है। सोने से पहले हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, हमारे नींद में भी वही एक्टिविटी ज्यादातर होती है। तो इसीलिए रिलैक्स होके सोना चाहिए, तो भी नींद भी ज्यादा बेहतर तरीके से आती है। और महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही भी है, कि कफ वालों को हमने बताया था कि कफ जो प्रकृति है वो सत्वगुणी और तमोगुणी 2 गुण प्रधान होती है। बहुत सात्विक होते हैं और बहुत तामसिक, दोनों गुण होते हैं कफ प्रकृति के अंदर। और जो नींद हमें आती है, नींद आलस्य, भगवत गीता में भी पढ़ा होगा आपने, तम के प्रधानता, तम जब बढ़ जाता है तब हमें नींद आती है, हम आलसी होते हैं। और सत्व के अंदर क्या होता है, सत्व के अंदर नींद नहीं आती है, हम जागे रहते हैं। तो यहाँ पे महर्षि सुश्रुत ने कहा कि जागने का हेतु, यानी कि जागने का प्रमुख कारण है सात्विकता, और निद्रा का प्रमुख हेतु, निद्रा यानी कि पूरी तरीके से शिथिल हो जाना, तम गुण की प्रधानता की वजह से हम सोते हैं। तो जो गुण होते हैं ना, सत्व, रज और तम, ये बुरे नहीं है, इनकी मात्रा एक हेल्थ की भी निशानी है। सात्विक गुण भी होना चाहिए, राजसिक गुण भी होना चाहिए, तामसिक गुण भी होना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी सीमा है। सत्व गुण ज्यादा प्रधान हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। तम गुण ज्यादा प्रधान होएगा, वो बिल्कुल ही आलसी हो जाएगा। और रजगुण अगर अधिक बढ़ जाएगा तो बहुत चंचल हो जाएगा। तो तीनों गुण हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन उनकी युक्त युक्त मात्रा होनी चाहिए। कम या ज्यादा हुई, जैसे कफ, जैसे 200 में हुआ, दोष भी हमारे लिए अच्छे हैं, वात भी सही है, पित्त भी अपनी जगह सही है, कफ भी अपनी जगह सही है, लेकिन उनकी मात्रा लिमिट में होनी चाहिए। इसी प्रकार ये गुण भी लिमिट में होने चाहिए। कम ज्यादा हुए तो हमें समस्याएं आएंगी। तो नींद कितने प्रकार की होती है, टाइप्स बताया गया। नींद 6 प्रकार की होती है। तमो भवा निद्रा, ये ऊपर मैंने संस्कृत में लिखी है, शायद थोड़ी दिक्कत हो, नीचे हिंदी से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। श्लेष में समुद्भवा निद्रा, मन है शरीर श्रम समुद्भवा निद्रा, आगंतुकी निद्रा, व्याध्यनुवर्तनी निद्रा, भूत दात्री निद्रा, या रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा। देखिए 6 प्रकार की निद्रा होगी। तमोभवा, जो तम की प्रधानता की वजह से जो नींद आती है, और ये हमेशा पाप का मूलक है। जो कफ प्रकृति वाले दिन में सो जाते हैं, पाप का ही भोग है एक तरीके से वो। तम की प्रधानता की वजह से ज्यादा खाने खा लिया हम लोगों ने, उसकी वजह से तमोगुण प्रभावी हो गया, जिसकी वजह से हमें नींद आ रही है। श्लेष में समुद्भवा निद्रा, ये व्याधि वर्गीय है, मतलब कि इससे बीमारियां होने वाली हैं, यानी कि ये जो नींद है इससे बीमारी होगी। मन शरीर श्रम समुद्भवा निद्रा, इससे भी बीमारी होंगी। आगंतुकी निद्रा, इससे भी बीमारी होंगी। और व्याधिनुवर्तन निद्रा, इससे भी बीमारी होंगी। ज्यादा करने से सामान्य रूप से ये उचित रहती है, क्योंकि निद्रा भी एक तरीके से बोलते हैं वेग है, जैसे कि उबासी लेना, गैस को रिलीज करना, वोमिटिंग करना, ये वेग है। वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए, लेकिन किस समय कौन सा उचित है ये भी हमें देखना है। तो पहली जो 5 तरह की जो निद्रा है वो हमें बीमारी देने वाली है, विशेष रूप से 2, 3, 4, 5, इससे हमें व्याधियां होती हैं, बीमारियां होती है। पहली वाली, इससे पाप मिलता है। और जो सबसे अच्छी निद्रा होती है, भूत दात्री निद्रा, इसको सामान्य से हम कहते हैं रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा, कि जो स्वाभाविक गुण है हमारा रात में आना, रात के समय जो स्वाभाविक रूप से हमें नींद आती है, इसको हम प्राकृतिक भी कहते हैं, प्राकृतिक निद्रा होती है, ये सबसे अच्छी होती है। अब हम थोड़ा थोड़ा और स्टडी करते हैं इनके बारे में। सर ये जो श्लेष में समुद्भवा जो निद्रा है सर, कफ की अधिकता के कारण होती है ना? दोबारा बताना जी एक बार। सर मैं बोल रहा हूँ जो श्लेष में समुद्भवा जो निद्रा है दूसरे प्रकार की, वो सर कफ की अधिकता के कारण होने वाली निद्रा है ना? जी पढ़ा रहा हूँ, सर समझा रहे हैं आप मुझे?
सुन पा रहा हूँ, अभी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। ओके ठीक है। निद्रा, तम की प्रधानता की वजह से जो निद्रा आती है, श्लेष में युक्त निद्रा, कफ की प्रधानता, ये क्वेश्चन था ना आपका, देखो सामने, थोड़ा पेशेंस रखा करो। कफ की प्रधानता से जो नींद आती है उसको श्लेष में युक्त निद्रा कहते हैं। मन शरीर श्रम, यानी कि मन शरीर श्रम, श्रम होता है मेहनत करना, शरीर और मन, मन यानी कि युक्त निद्रा, इसका अर्थ क्या हुआ, शरीर व मन जब थक जाते हैं और उस समय उस थकावट की वजह से जो नींद आती है, अगर थकावट नहीं होगी तो हम नहीं सोते, तो ऐसी जो निद्रा है वो थर्ड टाइप की निद्रा है और इससे भी बीमारियां होती है। आगंतुकी निद्रा, आगंतुकी क्या है भैया, ओहो, प्रणव पांडे जी ने तो 8:30 बजे क्लास खत्म कर दिया, अब राहुल आर्य की क्लास 8:40 पे, 10 मिनट में क्या करूं, ठीक है 10 मिनट में सो लेता हूं, यानी कि जो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं ना, अरे दो थोड़ी देर के लिए मैं सो जाता हूँ, क्या जाता है मेरा, 10 मिनट वेस्ट करने वाला हूँ। इस टाइप की निद्रा भी, ये भी व्याधि वाली बोली गई है। सर जो निद्रा की झपकी बात हो आती रही है, है, सर जो झपकी आती है बीच में, वो भी निद्रा होगी ना सर? देखिए एक तो होता है आराम करना और एक होता है निद्रा लेना, सोना। आराम करना अच्छा है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, चार्ज होते हैं हम, लेकिन जो पूरी तरीके से हम सो जाते हैं, क्योंकि जब सो के उठते हैं तो हमारा जल्दी से हमारा ब्रेन भी, हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं, काम नहीं करते, उनको 10-15 मिनट लगता है चार्ज होने में, मुझे तो लगता है, आपका मुझे पता नहीं। जब अच्छे से हम सोते हैं ना, उसके बाद में आधे घंटा वीकनेस ही रहती है थोड़ा सा। तो निद्रा की बात हो रही है यहाँ पे, आराम की बात नहीं हो रही है कि थोड़ी देर हमें लगा कि अरे अभी तो टाइम है, मैं सो जाता हूँ चलो, यानी कि इस टाइप की जो निद्रा है उसको आगंतुक की निद्रा कहती है और इससे भी बीमारियां होती हैं। व्याख्युति निद्रा, व्याधि युक्त निद्रा, व्याधि यानी कि बीमारियों से, बीमारी की वजह से, अब दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, मम्मी पापा का झगड़ा, आपका झगड़ा हो गया, उस झगड़े की वजह से हम सो गए, मुझे नहीं लेना देना, सब मोह माया है, मैं तो जा रहा हूँ सोने, ऐसा होता है ना, यानी कि सारे कार्य पूरा ना होने पर गुस्से को शांत करने के लिए जब हम सो जाते हैं, वैसे सामान्य रूप से थोड़ा बहुत अच्छा भी होता है, हम अपने जगह से भटके हैं, लेकिन कुछ हद तक ये नुकसानदायी भी होती है, इस टाइप की जो निद्रा होती है, ये सबसे उत्तम निद्रा होती है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक निद्रा, अर्थात भूत धात्री, भूत का अर्थ होता है रात और धात्री का अर्थ होता है धारण करना, कि रात के समय जो आती है स्वाभाविक रूप से अपने आप जो निद्रा आएगी उसको प्राकृतिक निद्रा कहते हैं और सबसे उत्तम निद्रा होती है, इस निद्रा की बात होती है। ये कब आएगी, जब आप 6-7 बजे खाना खाओगे, तब 10-11 बजे आपको स्वाभाविक रूप से नींद आएगी, खाना ही आप 11 बजे खाओगे तो नींद आएगी 3 बजे आपको, तो क्या होगा, हो गया ना सब डिस्टर्ब, बीमारी आ गई ना, तो उस पढ़ने का क्या फायदा जब बीमारी आपको शरीर में डाल दे। तीसरा स्टेप ब्रह्मचर्य है, मतलब कि ब्रह्मचर्य का यहाँ पे कई मतांतर हैं इसके अंदर, जैसे कि सामान्य रूप से जो कुछ विद्वानों का मानना है ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म यानी कि परमात्मा और चर्य यानी कि आचरण करना, जिस प्रकार एक परमात्मा, उसके लिए सब समान है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, लड़का लड़की, सुंदर या फिर डल, गोरा काला, सब परमात्मा के लिए सब एक समान है, जैसे कि पेरेंट्स के लिए उसके सारे बच्चे समान है, इनकी ब्रह्मा की तरह आचरण करना, किसी प्रकार का भेदभाव न होना, इसको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये तो हो गया ब्रह्मचर्य की एक परिभाषा। और दूसरी जो ज्यादातर विद्वानों का मानना है, अपने वीर्य की रक्षा करना, ये भी ब्रह्मचर्य है, अर्थात संयम रखना अपने ऊपर। पुरुषों के अंदर इसको वीर्य यानी शुक्र कहा गया है और स्त्रियों में रज कहा गया है, कि अपने संयम रखो, व्यर्थ मत करो, व्यर्थ की बातों के अंदर इन चीजों का नुकसान होता है। जब हम धातु पढ़ेंगे उसमें हम इन चीजों को और विस्तार से पढ़ेंगे, शुक्र को।
और इसी से हमें बल भी मिलता है। जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत उत्साही होता है। उसके चेहरे पे, उसकी आवाज में क्या अट्रैक्शन होता है। हम बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति को हम सुन रहे हैं, किसी कोई व्यक्ति हमें पढ़ा रहा है, उसकी तरफ हम ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। कई बार एनर्जी होती है, उसके पास ज्ञान भी कम होता है, लेकिन उसको सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये किसका कमाल है? ब्रह्मचर्य का कमाल है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन हमारी एनर्जी नहीं मिलती, हमें इच्छा ही नहीं होती हम उससे पढ़ें या उससे कोई काम करें, उससे बात करें। तो वो क्या है? ये उस एनर्जी का कमाल है, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा। कि जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होगा, वो जिसके भी संपर्क में जाएगा, अपने आप ही सब लोग उसके अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे मैग्नेट की तरफ होती है। और दूसरा, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता होगा, लोग अपने आप ही उससे दूर भाग जाएंगे, दूर हट जाएंगे ऐसे व्यक्ति से। इसके बारे में बताया गया कि मरणम बिंदु पाते ने जीवनम बिंदु धारणा। ब्रह्मचर्य अर्थात जो बिंदु है, बिंदु को यहाँ पे शुक्र की तुलना दी है कि बिंदु यानी कि शुक्र, शुक्र यानी कि वीर्य, और स्त्रियों में इसी को रज्जु कहते हैं। अर्थात मरणम बिंदु पाते न, हठ्य प्रदीपिका में भी आती है सेम यही चीजें, लाइन वहां पे आती है कि बिंदु का रक्षण करने से जीवन बढ़ता है। खिचड़ी मुद्रा में आता, पढ़ लेना वहां पे। और बिंदु का नाश होने से मृत्यु होती है, जीवन का नाश होता है। बिंदु यानी कि शुक्र का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हठ योग प्रदीपिका का यहीं से, वहां पे मैंने बहुत अच्छे, मुझे याद है रोशनी जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो रोशनी जी नहीं बताएंगी, कोई और बताएगा। हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि जो ऊपर से बिंदु कौन से दल से निकलता है, कितने दल हैं उस चक्र के, जल्दी बताओ जिसको याद सर होगा। 16 दल है, 16 दल से निकलता है वो। 16 दल था ना, 16 16 दल से निकलता है। तो 10 दल। कौन सी मुद्रा में इसका वर्णन मिला था बताओ? खेसरी मुद्रा में मिला था। वेरी गुड। इस तरीके से आपको अपने दिमाग को खोल कर, हठ योग प्रदीपिका में सेम यही बात थी कि षोडश दल का जो दल चक्र है, वहां से बिंदु का स्त्राव होता है, जिसको हमने सोम रस वहां पे कहा गया है। उसका हम खिचड़ी मुद्रा के द्वारा, जालंधर बंद के द्वारा, विपरीत करने के द्वारा उसकी रक्षा करते हैं। सेम वही बातें घुमा फिरा के यहाँ पर भी कही गई है। तो ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला होगा वो ओजस्वी होगा। देखिए ओजस्वी का यहाँ पे अर्थ देखिए, देखिए यहाँ पे रंग से नहीं है, वर्ण से नहीं है। मतलब कि ओजस का अर्थ क्या होता है कि चाहे वो काला ही क्यों ना हो, बिल्कुल ही तवे की तरह ब्लैक ही क्यों ना हो। ओज का अर्थ क्या है? गोरेपन से नहीं है। ओज का अर्थ अट्रैक्शन, उस चमक से, ब्राइटनेस से, उसकी कैचिंग पावर से। ओज का अर्थ ये है कि जो ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला होगा वो ओजस्वी होगा, ओज प्रधान होगा, वो प्रज्ञावान होगा। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, अति तेजस्वी होगा, वो बलवान शक्तिशाली होगा, तेजस्वी, तेज होगा उसकी बातों में, उसके दम में। उससे जो को सुनेगा, उसकी बातें कर सुनने से ही दूसरों के अंदर उत्साह बढ़ जाता है। तो ये किसका कमाल है? ये ब्रह्मचर्य का कमाल है। और ठीक इसका विपरीत आचरण करने से इन्हीं सभी चीजों को हानि होगी। मैं थोड़ा सा प्राणिक ऊर्जा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इस पे एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। प्राण चिकित्सा में लास्ट सेमेस्टर मैंने भी अध्ययन किया था इसके ऊपर। तो प्राण चिकित्सा में ओरा होता है कि ओरा, एक ओरा होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। उस ओरे की वजह से हमें बीमारियां होती हैं। जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी जो रेडिएशन है, यानी कि जो लाइट्स हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ जाती है। समझ रहे हो? बाहर की तरफ जाती है, चारों तरफ, चारों दिशाओं में। और ये किसकी निशानी है?
और इसको एक इंस्ट्रूमेंट भी बना है, स्टीनियो कैलीफोटोग्राफी, ऐसे कुछ नाम है, जो आधुनिक युग में इस ओरे को नापने की मशीन भी है, जिसकी फोटोग्राफ लेते हैं और उससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का ये ओरा है। तो जो हेल्दी पर्सन होता है उसकी जो रेडिएशन होती है वो अंदर से बाहर की तरफ होती है, और ठीक इसके विपरीत जो बीमार व्यक्ति होता है या जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो बाहर मूव नहीं करती, उसकी बाहर से अंदर मूव करती है। मतलब क्या है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो उसका शरीर फुल ऑफ एनर्जी है, इसकी एनर्जी फुल है। तो मैंने बताया था एनर्जी हमेशा डिफ्यूजन के मेथड में पढ़ा था, हाई टू लो मूव करती है, अधिक से बाहर की तरफ। वातावरण में ऊर्जा कम है, शरीर में ऊर्जा ज्यादा है, इसीलिए इस व्यक्ति की ऊर्जा अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है। और इस ठीक इसका उल्टा, जो ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करता या जो बीमार है उसकी एनर्जी बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, क्योंकि शरीर की एनर्जी कम है, एनवायरनमेंट की एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए बाहर से अंदर की तरफ ये मूव करता है। ये प्राण ऊर्जा का कंसेप्ट मैंने बता दिया, शायद एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन आपके लिए जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया। अब ब्रह्मचर्य के लिए वेदों में क्या कहा है? ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पागनात्, अर्थात ब्रह्मचर्येण तपसा, कि ब्रह्मचर्य के बल पर, अर्थात खाली हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे तो देवों ने भी मृत्यु को परास्त कर दिया, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है ब्रह्मचर्य को पालन करने। और हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। मैथुन यानी कि वो क्रियाएं जो हमारे ब्रह्मचर्य को या हमारे शुक्र को, रज्जु को हानि पहुंचाए, कम हो, उन क्रियाओं को मैथुन क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं 8 प्रकार की होती हैं, इसके 8 अंग होते हैं। और एक बात भी आप ध्यान से रखना, एक होता है प्रेम, बहुत जरूरी है आपके लिए ये वाला कंसेप्ट जानना, और दूसरा होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इसको सामान्य रूप से हम, इसको मैं ATT से लिख देता हूं, ठीक है, लाइक और लव से भी हम इसको कंपेयर करते हैं। एक है लाइक और दूसरा है लव। लव ब्रह्मचर्य के अगेंस्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। जो प्रेम होता है वो ब्रह्मचर्य का समर्थक है, क्योंकि उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। लेकिन जो लाइक होता है उसको कुछ पाने की, चाहिए तो मुझे यही चाहिए, ऐसी उसकी डिमांड्स होती है। लेकिन इससे ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। और जो आज की भाषा में हम जिसको लव समझते हैं वो अट्रैक्शन ही है, उससे हमारे ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। कंफ्यूज नहीं होना। हम आगे पढ़ते हैं। 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। अब 8 प्रकार के मैथुन कौन से हैं? पहला है स्मरण, मतलब कि याद करना। और ब्रह्मचर्य को हम सामान्य रूप से अपोजिट जेंडर से तुलना करते हैं कि विपरीत, यानी कि एक मेल है, एक बॉय है और दूसरा गर्ल है। सामान्य रूप से ये खंडन तभी, केमिकल लोचा जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, ये तो हार्मोनल लोचा है, केमिकल लोचा। तो अपोजिट लिंग में ही ऐसा होता है, मेल का फीमेल की तरफ से, फीमेल का मेल की तरफ से। अब ये जो एक्टिविटी अगर आती है तो ये ब्रह्मचर्य का खंडन करती है। बार बार उसके बारे में सोचना, विपरीत लिंग के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, या कोई भी और लड़के लड़की के बारे में बार बार सोचना, ये भी एक प्रकार का मैथुन है। कीर्तन करना, उसके गुण गाते रहना, जिससे भी बात करेंगे उसकी चर्चा करते रहना। अकेली छिपकर बातें करना, छिपकर कोई कार्य करना, ये भी मैथुन है। प्रेक्षण, आमने सामने, पहले तो छिपके किया, छिपके हम बातें कर रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं, छिप छिप के मिल रहे हैं, या आमने सामने, डायरेक्ट आमने सामने आके बातें करने लगे, ये भी मैथुन है। गुह्य भाषण, गुप्त रूप से बात करना, कि चोरी छिपे, कोई
सुने ना उनकी बात। संकल्प अब निश्चित कर लेना भैया हम तो करके रहेंगे, अब हम तो फिजिकल कंटेंट बनाएंगे या मैं आगे ये चीज करूंगा, पूरा निश्चित कर लेना। ये भी ब्रह्मचर्य का खंडन है, मैथुन है, छठवां मैथुन है। सातवां मैथुन क्या है? अध्यवसाय, परिश्रम करना। अब उस चीज को पाने के लिए मेहनत करना, वो ज्यादातर बॉयज करते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, गर्ल्स के आगे पीछे घूमते हैं। कुछ गर्ल्स भी बहुत करती हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इतना ध्यान अगर वो पढ़ाई पे लगा लें जितना इन चक्करों में लगा रहे हैं तो शायद वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो ये अध्यवसाय है कि उस अपोजिट जेंडर को पाने के लिए जो फालतू का जो श्रम किया जाता है वो अध्यवसाय के अंतर्गत आएगा। मैथुन क्रिया, अब अपोजिट जेंडर के साथ में डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट बना लेना, ये सबसे ज्यादा डेंजर होता है। बाकियों में फिर भी चल जाएगा लेकिन ये सबसे डेंजर होता है। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार, ये 8 मैथुन क्रिया होती हैं। इन 8 मैथुन क्रिया से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। और मैं फिर दोबारा से बता देता हूं, प्रेम और मैथुन क्रिया दोनों अलग हैं। प्रेम एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, लेकिन मैथुन क्रिया लाइक की तरह होती है जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे अगर हम किसी फ्लावर को हम प्रेम करते हैं तो हमें उसको ग्रोथ करने के लिए, उसकी देखभाल रखने के लिए हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, उसको पानी देते हैं, हम उसको सूर्य का प्रकाश देते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। दैट इज लव। और जो इसका जो अपोजिट है दूसरा, लाइक करना, मुझे तो ये गुलाब का फूल पसंद आ गया, तोड़ लिया, कुछ पा लेने की इच्छा, वो है लाइक कर। और वो जो चीज है वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। अब हम पढ़ते हैं सप्त धातु। 7 प्रकार की धातु होती हैं और इसकी डेफिनेशन कहा क्या है? देह धारणात धातु है, अर्थात जो देह को धारण करती है, इसीलिए इनको धातु कहते हैं। और इसको आज के मॉडर्न साइंस में हम टिश्यू एलिमेंट्स के नाम से इनको जानते हैं कि धातु शरीर के मौलिक उत्तक तत्व। टिश्यू ने पढ़े थे, जल्दी बताओ कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? सर 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। एक पर्सन बताओ कौन कौन से? सर मैं बताता हूँ सर, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में हम टिश्यू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन चीजों को धातु कहा गया और 7 प्रकार के कहा गया। अब 7 प्रकार की धातु ये पेपर में आती है, सीक्वेंस में याद करना। रस, नंबर 2 रक्त, नंबर 3 मांस, नंबर 4 मेद, नंबर 5 अस्थि, नंबर 6 मज्जा और नंबर 7 शुक्र। 7 प्रकार की धातु होती है। अब रस किसको कहते हैं? लसिका यानी कि लिम्फ, ब्लड प्लाज्मा को भी रस कहते हैं। रक्त किसको कहते हैं? मेनली हीमोग्लोबिन को, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं, मेनली हीमोग्लोबिन को हम रक्त कहते हैं। मांस, मस्कुलर टिश्यू को मांस कहते हैं। मेद, एडिपोज टिश्यू को, ध्यान रखना मस्कुलर और एडिपोज में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। जब मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ाई थी वहां पे मस्कुलर के अंतर्गत मैंने आपको एडिपोज पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर एडिपोज अलग है। यहाँ पे एडिपोज सिर्फ फैट से लिया है और मस्कुलर नॉर्मल मसल्स। जल्दी बताइए मसल्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। बताइए कौन कौन से प्रकार की होती हैं? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। बहुत बढ़िया। वॉलेंट्री और कार्डियक। वॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक, कार्डियक यानी कि हृदय पेशी। 3 प्रकार की मसल्स हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ी है। और एडिपोज जो टिश्यू है ये फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बताया था लेडीज के अंदर जेंट्स के मुकाबले ये ज्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए लेडीज जेंट्स के मुकाबले ज्यादा हेल्दी होती हैं, मतलब कि ज्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि उनका एडिपोज टिश्यू नेचुरली ज्यादा एक्टिव होता है। अस्थि यानी कि बोन, हड्डियां। मज्जा यानी कि बोन मैरो,
बोन मैरो में बताइए किस चीज का निर्माण होता है? ब्लड का रक्त का और ब्लड। आरबीसी सर। बहुत बढ़िया। मैं जी और बताओ, क्या बता रहे हो? अभी तो इतना याद आ रहा है सर। डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है और प्लाज्मा होता है सर। इन चीजों का निर्माण जो है हमारी बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण भी मैंने इम्यूनिटी सिस्टम में पढ़ाया था, याद आया आपको? बी जी सर, लिम्फोसाइट्स आ का गया। निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। अब बताओ टी प्लेटलेट्स भी। लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? टी क्या बोले लिम्फोसाइट सर? टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? थाइमस। वेरी गुड, थाइमस में। बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट थाइमस में। पीछे का मत भूलो भैया, याद रखो। शुक्र, जो अंतिम जो धातु है उसको शुक्र कहते हैं। मेल्स में इसको स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं और फीमेल इसको ओवम या अंडाणु कहते हैं। तो ये होगी 7 प्रकार की धातु। इससे गहरा मुझे लगता नहीं हमें पढ़ना चाहिए, वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे गहरा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक को इसके आप जस्ट आगे बढ़ जाऊंगा, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। तो हमारे लिए यही बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा दिया, इतना ही आएगा हमारे सिलेबस में। रस, रक्त, मांस, मेद, सीक्वेंस में आप याद कर लेना। अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस को क्या कहते हैं? प्लाज्मा या लिम्फ कहते हैं। रक्त को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। मांस को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मेद को एडिपोज टिश्यू और फैट बोलते हैं। अस्थि को बोन्स कहते हैं। मज्जा को अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। शुक्र को स्पर्म या ओवम कहते हैं। इस 7 प्रकार की धातु अभी आ गया ना, देखिए ये रहा। अभी पीछे ब्रह्मचर्य में हम क्या पढ़ रहे थे? जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होगा वो ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा, बलशाली होगा, उत्साही होगा। अब देखिए, हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में रस धातु बनती है, रस के बाद में रक्त धातु बनती है, रक्त के बाद में मांस धातु बनती है, मांस के बाद में मेद धातु बनती है, मेद के बाद में अस्थि धातु बनती है, अस्थि के बाद में मज्जा बनती है और मज्जा के बाद में शुक्र, यानी कि जो हमारे खाने का निचोड़ है वो है शुक्र। और उसको हमने अपोजिट जेंडर के ऊपर जाकर खर्च कर दिया, वेस्ट कर दिया। उसके बारे में चिंतन करके, सोच करके, फिजिकल कांटेक्ट बना करके उस शुक्र का, जो हमारे पूरे खाने का निचोड़ था। तो इसीलिए तो कहा गया है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसका बल कम होता है, ओज कम होता है, वो निरुत्साही होता है। ये अंतिम धातु है। आप एक एग्जांपल से समझिए। आप अभी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बाद में आपकी जॉब लग गई, जॉब के बाद में जो आपको सैलरी मिली, सैलरी से आपने अपने बच्चों को पाला। अब बच्चे आपका शुक्र हैं, मतलब कि अंतिम कमाई है आपकी, और जाकर के बच्चे निकल गए बेकार। अपने ऊपर गल्यानी होगी ना, हमने आज तक किसके लिए काम किया। तो वही है ये, यानी कि अंतिम धातु है शुक्र, उसी का हमने बचाव नहीं किया। इसीलिए ब्रह्मचर्य की इतनी ज्यादा महत्वता है। सर ये अब योग दर्शन है। सर योग हाँ जी दर्शन में बोलिए। योग दर्शन में जैसे बताया था ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, तो ये प्रतिष्ठा वाली बात है ना, ये तो पूरी वहां पे स्पष्ट बताया गया है ना, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, कि ब्रह्मचर्य का रक्षण करने से वीर्य लाभ मिलता है। वही तो है ये चीज। वीर्य लाभ क्या है? तेजस्वी, ओजस्वी, बलशाली, मेधा बुद्धि, यही तो है वहां पे वीर्य लाभ का। ठीक है। और ध्यान रखेंगे, जो हम खाना खाएंगे, जठराग्नि, पाचक अग्नि काम करेंगी, उसके बाद में इन धातुओं का निर्माण होता है, पहले नहीं होता है। अब क्या होता है, जठराग्नि से खाना 2 भागों में डिवाइड होता है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। एक होता है सार भाग, इसको प्रसाद भाग भी बोलते हैं। प्रसाद, सार भाग मतलब कि ये निचोड़ है, मलाई है, जो हमने दही जमाया उसकी मलाई है सार भाग, जिसमें सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर हैं। और जो नीचे बच गई छाछ, लस्सी जो बच गई, वो कित भाग है।
मल उसको हम कहते हैं। जो सार भाग होगा उसको रस कहते हैं और वो हमारे ब्लड में जाके मिल जाएगा, और जो मल भाग होगा वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब इसको पढ़ लेंगे कि सार जो है निचोड़ है और मल जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो वेस्टेज है उसको मल कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इन चीजों का पढ़ लेना, समझ आ जाएंगे आपको। आप इस चीज को पढ़ लीजिए, रस को। रस को हम क्या कहते हैं, जैसे भी मैंने बताया ना, हमने खाना खाया, हमने दूध पिया, हमने मेवा खाया, तो जैसे इसमें आयरन मिला, फैट मिला, कार्बोहाइड्रेट्स मिली, प्रोटीन मिली, न्यूट्रिएंट्स मिला, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, इसके अलावा भी जो और हमें बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिले, वो क्या होगा, हमारी आत्मा इंटेस्टाइन में उनका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है उनका, और इसी को ही रस धातु कहते हैं। पहली धातु यही होती है, न्यूट्रिशंस को ही हम रस धातु कहते हैं। और शुक्र धातु सबसे एंडिंग अंतिम कमाई है। जैसे मैंने बताया ना, हमारी अंतिम कमाई क्या है, हमारे बच्चे अच्छे निकल गए तो सेटिस्फेक्शन होती है, बच्चे अगर बुरे निकल गए तो अपने आप ही गलियाने होती है। तो शुक्र धातु क्या है, अंतिम है, इस फूड का, खाने का अंतिम पार्ट है, और उसको हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसको बचाना चाहिए, और इसी को ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली धातु कहते हैं। और क्रम भी ध्यान रखना कि हमने पढ़ा ना कि रस रक्त, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि बल के अनुसार धातुओं को क्रम में लगाएं, तो रस धातु से सबसे कम बल मिलता है, उससे ज्यादा रक्त धातु से बल मिलता है हमें, बल यानी कि ताकत, उससे ज्यादा मास, उससे ज्यादा मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र से सबसे ज्यादा हमें ताकत या एनर्जी मिलती है, सबसे ज्यादा शुक्र से मिलती है। तो ये क्रम पूछा जा सकता है पेपर में, उल्टा भी और सीधा भी, अब दोनों तरीके से आप इस चीज को ध्यान कर लें। इसलिए क्रम वाइज याद करें धातुओं को, क्रम टूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ उप धातु भी होती हैं। देखिए धातु किसको बोलते हैं, धातु उसको बोलते हैं जो आगे ही उसी का निर्माण करे, लेकिन उप धातु आगे किसी का निर्माण नहीं करती है। शरीर के वे अवयव जो शरीर का धारण तो करते हैं, परंतु मात्रा में कम होने के कारण इनकी लेवल कम होता है, और अन्य धातुओं का पोषण नहीं करते, मतलब कि इनसे और कुछ नहीं बनता। जैसे हमने देखा नहीं, रस से रक्त का निर्माण हुआ, रक्त से मांस का निर्माण हुआ, अलग अलग से अलग अलग धातु का निर्माण होता है, लेकिन उप धातु से आगे और धातु का निर्माण नहीं होता, इसीलिए इनको उप धातु कहते हैं इन चीजों। और उनको धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे आगे की और धातु भी बनती है। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके माइंड में कि शुक्र से आगे तो कोई धातु नहीं बनती, तो शुक्र को धातु क्यों कहा? तो एक दो मैंने आयुर्वेदाचार्य से बात किया इसके बारे में, उन्होंने बताया प्रचलन में नहीं है, जो योगी लोग होते हैं उनके अंदर 8 धातु पाई जाती हैं, 8, और उसको 8वीं धातु को हम आत्मा कहते हैं। ये पेपर में आएगा नहीं, लेकिन मैंने आपकी डाउट के लिए बता दिया। जब शुक्र धातु यानी कि जब हम अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी आत्मा धातु का विकास होता है, इसलिए शुक्र को धातु भी कहते हैं। तो धातु उसको कहते हैं जो शरीर को धारण करे और आगे किसी दूसरी धातु को बनाए। और उपधातु क्या होती है? उपधातु शरीर का धारण तो करते हैं, लेकिन इनसे आगे किसी और धातु का निर्माण नहीं होता, इसलिए इनको उपधातु कहते हैं। जैसे स्तन्य यानी कि निपल्स, कि बच्चा होने के बाद में माँ के स्तन से दूध निकलता है, इसको स्तन्य कहते हैं। यानी कि एक धातु तो बनी है, लेकिन उससे आगे किसी और धातु का निर्माण नहीं हुआ। कंडराय यानी कि फोरामन, जो खाली स्थान है हमारी बोन से, उनको कंडराय कहते हैं। वसा जो फैट है,
फैट से आगे तो कुछ नहीं बनेगा ना, मोटे ही तो होते जाएंगे हम। स्नायु यानी कि जो हमारे नर्व है, नर्व इम्पल्स। आर्तव, आर्तव को जिसको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, मंथली पीरियड्स जो होते हैं 28 दिन का टाइम बाद में बार बार आते रहते हैं, 3 से 4 दिन के। शिरा यानी कि वेन्स और स्किन, ये 7 प्रकार की उप धातु होती हैं। तो 7 तो होगी प्रमुख धातु और 7 हो गई उप धातु, और उप धातुओं का निर्माण भी धातुओं से ही होता है। क्लियर? अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा कि कौन सी धातु से कौन सी उप धातु का निर्माण होता है। सर कंडरा क्या बताया आपने? क्या जी? कंडरा जो बताया ना, उसका रेफरेंस क्या दिया आपने? मतलब जैसे स्तन्य है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो कंडरा का क्या बताया था आपने? कंडरा का मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है। कंडराएं उनको बोलते हैं ना कि जैसे कि साइनस वाला पार्ट है ना, खालिस्तान। नहीं सर, कंडरा टेंडेंस है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अभी याद आया, थैंक यू सो मच। टेंडेंस, टेंडेंस जो बोन को, जो वो मसल्स जो बोन को बोन से जोड़े, उनको टेंडन कहते हैं, उनको कंडराए कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हिंदी के शब्द कंफ्यूज कर देते हैं। सॉरी, पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए, मैं दोबारा भेज दूंगा इसको। ओज, रस धातु से शुक्र धातु का निर्माण हुआ और इसके बाद पर्यंत समस्त प्रक्रिया से निर्मित सप्तांग सार जो निचोड़ है उसको ओज कहते हैं, जिसको मैंने एक तरीके से आत्मा तत्व बोल दिया वहां पे, लेकिन इसको मुख्य रूप से ओज कहते हैं। ओज यानी कि शुक्र के बाद जो बनने वाला है उसको ओज कहते हैं। ये जो ओज है ये निचोड़ है। जैसे हमने, आप लगाओ, आप पनीर बना रहे हो, ठीक है, और पनीर बनाने के लिए आपने 10 किलो दूध को में दही डाल दी और अगले दिन वो दही बन गई, और उसके बाद में नहीं नहीं दही का नहीं बनता है, उससे तो मेवा वो बनेगा, माखन बनेगा, चलो माखन समझ लो, ठीक है। हमने दूध का दही बनाया 10 किलो दूध का, और 10 किलो दूध में से फिर जब हमने उसको, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में बिलोना, उसको आगे पीछे करके बिलोना, उसको बिलोया हमने, तो 10 किलो दही में से मुश्किल से आधा किलो या 1 किलो माखन निकला। समझ रहे हो? 10 किलो दही में से 1 किलो माखन निकला, और उस 1 किलो माखन को भी जब हीट दी गई, उस 1 किलो माखन में से 200 ग्राम घी निकला। मतलब घी क्या हुआ? लास्ट प्रोडक्ट हुआ। लास्ट प्रोडक्ट ही ओज है। स्टार्टिंग प्रोडक्ट कौन सा था? दूध, दूध के बाद दही, दही के बाद माखन लस्सी, माखन के बाद घी। इसी प्रकार ये धातु है। रस, रस ज्यादा होगा, रक्त उससे कम होगा, मांस उससे कम होगा, मेद उससे कम होगा। जो सातवीं धातु शुक्र, उसके बाद का जो निचोड़ है वो ओज है। जो हमने घी बताया वो ओज है, लास्ट का निचोड़ है। और चिकित्सकीय भाषा में इसी को हम बल भी कहते हैं। ओज का स्थान कहाँ पे बताया गया है? हृदय में। जो ओज होता है हमारे हृदय में होता है इसका स्थान। और ओज 2 प्रकार का होता है, पर ओज और अपर ओज। महर्षि चरक जी ने बताया गया है, सॉरी मुझे पता नहीं किसके अकॉर्डिंग है ये चीज, ये वाला तो महर्षि चरक के अनुसार है, नीचे वाला तो, ऊपर वाला श्योर नहीं हूं मैं। पर जो ओज होता है वो 8 बिंदु होता है हमारे शरीर में। अब बिंदु की यूनिट मुझे पता नहीं है कितनी को बिंदु कहते हैं, लेकिन 8 बिंदु पर ओज होता है इसकी मात्रा। और अपर ओज की मात्रा जो होती है आधी अंजुलि। अंजुलि तो आप समझते हो ना, हमारे हाथ में जिसे हम पानी डालते हैं ना, बोलते हैं एक अंजुलि, अंजुलि जब चढ़ाओ सूर्य देव को। आधी अंजुलि में जितना पानी आ जाए या जितनी कोई चीज आ जाए, उतना मात्रा में अपर ओज हमारे शरीर में होता है। और बिंदु का अर्थ यहाँ पे शायद डॉट से होना चाहिए, ड्रॉप से, बूंद से, जितनी पानी की बूंद होती है ना, मेरे अनुभव के शायद उसी को ही बिंदु कहा गया है। 8 बूंद होती है, यानी कि देखो कितनी थोड़ी मात्रा में होता पर ओज।
और अपर ओज थोड़ा ज्यादा होता है, आधी उंगली के बराबर। आधी उंगली लगभग 10 से 15 ग्राम होगी शायद, और 8 बिंदु तो मुश्किल से 1-2 ग्राम भी नहीं होगी आज की यूनिट में देखे तो। लेकिन इनका काम इतना ज्यादा होता है, देखिए पर ओज अगर कम हो जाए, ये 8 बिंदु अगर कम हो जाए, पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, तो हमारी डेथ हो जाती है। जीवन हमारा इसी के ऊपर निर्भर है, बिंदु के ऊपर। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य की इतनी ज्यादा महत्ता है। अगर ये कम हो गया तो हमारा जीवन का ही नाश हो जाएगा। अपरोज, अपरोज अगर कम हो गया, जो आधा उंजलिन पाया जाता है, उससे क्या होगा? बल की कमी आएगी, उत्साहहीन हो जाएंगे, है ना, डलनेस आ जाएगी, हम नेगेटिव सोचने लगेंगे, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स हमें आ जाएंगी। तो ये अपर ओज की जब कमी होती है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो हमने पढ़ा ओज क्या है? सप्त धातुओं का निचोड़ है ओज। वो ओज 2 प्रकार का होता है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज की मात्रा 8 बिंदु होती है और उसका स्थान हमारे हृदय में होता है, मुख्य हृदय में होता है प्रमुख रूप से। और अपर ओज का जो स्थान है पूरे शरीर में पाया जाता है, फैला हुआ होता है। पर ओज प्रमुख होता है, अपर ओज उसके मुकाबले थोड़ा सा कम प्रमुख होता है। अगर पर ओज पूरी तरीके से समाप्त हो जाए तो हमारी डेथ हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। अगर अपर ओज की कमी आ जाए, अपर ओज कम होने लगे, तो बल, उत्साह, ओजस, नेगेटिविटी, नकारात्मकता हमारे जीवन में आने लग जाती है। तो ये हुआ ओज का इफेक्ट। तो बता दीजिए, ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आप लोगों को समझ आ रहा है या बहुत स्लो या बहुत फास्ट तो नहीं है? भावना जी, पूजा जी? हाँ जी, ठीक है, ज्यादा फास्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा चार्ट से इसी चीज को बता देता हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। उससे पहले एक बार मल को जान लीजिए। चलिए पूजा जी बताइए, मल के प्रकार किस किस को आप मल कहते हो? मल 3 प्रकार के होते हैं। नाम एक स्टूल, स्टूल और आवाज नहीं आ रही है? हाँ, स्टूल, स्टूल होता है फर्स्ट, यूरिन एंड पसीना। वेरी गुड। भावना जी आप बताइए, क्या इसके अलावा भी कोई और मल होते हैं? अन्य कोई बताइए। जी हाँ सर जी, इसके होते हैं। अलावा होता है कफ होता है, जो खांसी के बाद निकलता है, नाखून, बाल, अ, और हमारा जो कान से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है, आंख से जो निकल रहा है, सारे एडिशनल। शरीर से, देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं। इसको बोलते हैं, जो सिख धर्म के जो रहे हैं ना, कौन थे, क्या नाम था उनका, दिमाग से उतर गया। गुरु सिख, नानक देव। गुरु नानक। उन्होंने एक नियम बनाया था ना पग बांधने का। उन्होंने ये बात कही थी कि शरीर से जितनी भी चीजें निकलती हैं सारी वेस्ट है। गुरु नानक देव जी ये कहते हैं। शरीर से क्या क्या निकल रहा है? यूरिन निकल रहा है, स्टूल निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, बाल निकल रहे हैं, नाखून निकल रहे हैं, है ना। जो जो चीजें शरीर से निकल रही है उनको हम मल कहते हैं। अब मल बनते कैसे हैं? ये पदार्थ शरीर को मलिन करते हैं, यानी कि इनको मल क्यों कहा? जैसे हमने पढ़ा था ना, दोष को दोष क्यों कहा? वात पित्त कफ जबकि शरीर को धारण करते हैं, उसके बिना शरीर का पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको दोष कहा, क्योंकि वो अन्य धातुओं को दूषित करते हैं, इसीलिए उनको दोष कहते हैं। अब मल को मल क्यों कहते हैं, जबकि मल भी शरीर को धारण करते हैं। मल के बिना भी हम शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है, इनकी भी उचित मात्रा शरीर के लिए आवश्यक है। ये पदार्थ शरीर को मलिन कर देते हैं,
क्यों? अगर ये कम या ज्यादा हो जाए तो मलिन हो जाएंगे, इसीलिए इनको मल कहते हैं। अब हमने खाना खाया, खाना में चावल हो, रोटी हो, गाजर, सब कुछ भी हो, खाना हमने खाया। अब हमारी पाचक अग्नि काम करेगी। पाचक अग्नि उस खाने को दो भाग में डिवाइड करेगी। सार, सार को जिसको हम प्रसाद भी कहते हैं, यहाँ पे लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है। सार जिसको हम प्रसाद भाग भी कहते हैं, प्रसाद यानी कि प्रसाद है ये आ और आएगा प्रसाद। और दूसरा भाग असार अर्थात किट। खाना अंदर जाकर के दो भागों में बटा, सार भाग में और असार भाग में। सार को प्रसाद कहते हैं, असार को किट भाग कहते हैं। अब यहां से आगे जाके धातु बनती है। धातु कौन सी है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और शुक्र के बाद में ओज। ओज कितने प्रकार का? दो प्रकार का, पर रोज, अपर रोज। वो पूरा चार्ट अभी मैंने बताया भी था, आगे भी बताऊंगा दोबारा से आपको। तो ये है क्रम। क्रम भी आता है पेपर में कई बार, आपको भी जरूर होना चाहिए किसके बाद क्या बनता है। अब असार, असार से मल बनता है। अभी पूजा जी ने बताया कि स्टूल बनता है, यूरिन बनता है, पसीना बनता है, नाक से जो कफ निकलता है, कान से जो मल निकलता है, बाल निकलते हैं, नाखून नहीं, ये मल है शरीर के। तो ये भी खाने से ही बनते हैं, अलग से नहीं बनते कहीं। ये प्रमुख हो गए, मुख्य ये तीन होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी होते हैं, इसलिए आदि शब्द यहाँ पे लगाया गया। राहुल जी प्लीज ये पुरुष का समझा देंगे, पुरुष क्या पुरुष चीज है? स्टूल को पुरुष कहते हैं शुद्ध हिंदी में। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। और मूत्र को यूरिन कहते हैं, उस स्वेद को पसीना कहते हैं, स्वेटिंग। अब वात आदि दोषों से दूषित होने के कारण, कि जो हमारे वात पित्त कफ है ना, जो दोष, उनकी वजह से दूषित हो गए, इसीलिए इनको दुस्से भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि दुस्से किनको कहते हैं? मल को कहते हैं। मल को दुस्से कहते हैं क्योंकि ये वात आदि दोषों की वजह से दूषित हो जाते हैं। अब ये किन किन से मिलके बने हैं, अर्थात मल और पंच महाभूतों का संबंध। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, मुझे जल्दी से पुष्पा जी बताएं। आप मुझे बताइए पुष्पा जी, वात पित्त कफ किन किन महाभूतों से मिलके बना है? बाकी आकाश से बात करता है, और वायु और अग्नि से, वायु और अग्नि से पित्त बना है, और जल और पृथ्वी से, जल और पित्त से पित्त में। नहीं पुष्पा जी, थोड़ा सा चुप गो आवाज। राजेश बच्चे बताइए मुझे। राजेश जी बताइए। जी सर। मैं बताऊं? जी आस्था जी बताइए। जी सर, आकाश और वायु से वात बना है, अग्नि और जल से पित्त बना है, और जल और पृथ्वी से कफ बना है। वेरी गुड, ठीक है जी। आगे पढ़ने का तभी फायदा जब पुराने आपको याद हो, इसलिए मैंने पूछा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप किससे क्या बना है। सर जी अपने ग्रुप में सिर्फ दो राजेश हैं वर्तमान में। जो पुरुष है, जो स्टूल है, वो पृथ्वी तत्व से मिलके बना है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ पृथ्वी तत्व होगा, नहीं, प्रधान पृथ्वी तत्व होगा। आप वात पित्त कफ में भी ये मत लगाना कि वात सिर्फ आकाश और वायु से ही मिलके बना है, नहीं, उसमें प्रधानता होती है उन चीजों की। अग्नि में जल और अग्नि की प्रधानता होती है। इसका मतलब 5 एलिमेंट्स तो हर जगह पे मौजूद है, लेकिन प्रधानता की वजह से हम सिर्फ उसी को ही देखते हैं। तो जो पुरुष है ये प्रधान है पृथ्वी महातत्व। अब देखते हो ना, स्टूल जो आपका आता है टाइट आता है, लूज मोशन की स्थिति अलग है जिसमें लिक्विड फॉर्म में वो बाहर आता है, लेकिन अदरवाइज नेचुरली तो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकलता है ना, रेड कलर का, येलो कलर का या फिर ब्लैक कलर का, ज्यादातर येलो कलर का स्टूल निकलता है। तो उसके अंदर किस तत्व की प्रधानता है? अर्थ एलिमेंट की उसके अंदर प्रधानता है। यूरिन, यूरिन में आप देखते हो ना, जल तत्व, पानी तो सारा होता ही है वो, लेकिन उसके अलावा उसमें अग्नि तत्व होता है।
अग्नि तत्व जैसे कि सामान्य रूप से हम यूरिया से लेते हैं, जो यूरिन टेस्ट होता है उसमें यूरिया चेक किया जाता है। यूरिन का कलर कभी व्हाइट हो जाता है, कभी येलो हो जाता है, कभी हल्का सा चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है ना हल्का हल्का यूरिन का कलर भी, हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम्स में और अलग, ज्यादा बीमारी होती है तो उससे स्मेल भी ज्यादा आने लग जाती है। तो यूरिन के अंदर जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों होते हैं। पसीने के अंदर प्रधानता रहती है अग्नि तत्व की, तेज यानी कि अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। तो ये है इनका संबंध कि पुरुष बना है पृथ्वी तत्व से, यूरिन बना है जल और अग्नि तत्व से, और श्वेत बना है अग्नि तत्व से। शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है। जठराग्नि एक प्रकार की जठराग्नि होगी जो सबसे प्रधान होती है, ये मेन है, क्योंकि इसकी वजह से बाकी अग्नियां ठीक तरीके से काम करती हैं। इसलिए कई लोग खाली इसी को मानते हैं, लेकिन खाली जठराग्नि नहीं होती है, इसके अलावा भी और अग्नियां होती हैं। 7 धातु अग्नि होती है, धातु की जो अग्नि होती है। 5 भूत अग्नि होती है। तो ये मैंने क्रम ऊपर लिख दिया, ये नीचे आएगा क्रम। अगर मैं क्रम वाइज बात करूं तो पहले जठराग्नि कार्य करती है, उसके बाद में भूताग्नि काम करती है, उसके बाद में धातु अग्नि काम करती है। तो ये हुआ अग्नियों का क्रम। अब एक एक कौन थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना आए। जठराग्नि, देखिए इसका स्थान ना तो सुश्रुत संहिता में न चरक संहिता में विशेष रूप से कहीं नहीं बताया गया, लेकिन अधिकतर विद्वानों का मानना है कि जठर अग्नि, जठर के अंदर जो अग्नि है, हमारे जठर यानी कि स्टमक का नीचे वाला भाग और हमारे ड्यूडेनम का मध्य वाला भाग, उस भाग को जठराग्नि का अधिकतर लोग वो स्थान कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वान बोलते हैं कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जठराग्नि होती है, लेकिन अधिकतर विद्वान जो अभी बताए ड्यूडेनम वाले भाग को, पक्वाशय को जठराग्नि का स्थान कहते हैं। इसी को ही पाचक अग्नि भी कहते हैं। पाचक अग्नि में तो वैसे प्रमुख सारी अग्नि आ जाती हैं, लेकिन विशेष रूप से जठराग्नि को हम लेते हैं। पाचक अग्नि इसी का ही पर्यायवाची शब्द जठराग्नि का, इसी को ही काय अग्नि भी कहते हैं। देखिए लिखा भी हुआ यहाँ पे, देखिए अमाशय और पक्वाशय। बढ़ियात तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था पुस्तक में, मैंने इसलिए बढ़ियात लिख दिया। लेकिन मोस्ट जो प्रेफरेंस हम देंगे, हम ड्यूडेनम को देंगे। जेजुनम इलियम को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे डाइजेशन बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन हमारे ड्यूडेनम के भाग में होता है, तो इसलिए हम ड्यूडेनम को, पक्वाशय को, इसको ग्रहणी भी कहते हैं, इसको हम ज्यादा प्रमुख स्थान मानेंगे जठराग्नि का। और ये नाभि वाले स्थान पे होता है, इसकी जो लोकेशन हम देखेंगे तो नाभि वाले स्थान पे जाएगी। इसीलिए नाभि वाले स्थान को हम अगर प्राण से तुलना करते हैं तो उसको हम समान प्राण भी कहते हैं, कि बोलते हैं कि समान प्राण का कार्य क्या होता है, उसका हमारे खाने को पाचन करना होता है। यानी कि समान प्राण और जठराग्नि दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। एक एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि इसका काम कैसा होना चाहिए, कि जिस प्रकार सूर्य अपनी उष्मा यानी कि गर्मी की वजह से, लाइट की वजह से कुओं, तालाबों आदि से जल सोख लेता है। जल चक्र पढ़ा होगा कि सनलाइट की वजह से नदी का पानी भाप बन के ऊपर उड़ा, बादल बना, बजा के बरस गया, ये जल चक्र होता है, ये चक्र चलता रहता है। वही है यहाँ पर भी। उसी प्रकार नाभि प्रदेश में स्थित हमारा जो सूर्य क्या है, नाभि है। वो हमारा सूर्य है हमारी नाभि। यह अग्नि भी अपनी उष्मा की तरह उसको शीघ्र ही पचा लेती है, अर्थात डाइजेशन करती है। जैसे सूरज ने पानी को भाप बना के ऊपर बादल में पानी बना दिया, उसी प्रकार ये जो जठराग्नि है खाने को अपनी हीट देगी, लाइट देगी, और उससे निचोड़ रूपी जो हमने सार भाग बोला था, जिसको हमने रस धातु कहा है, उसमें परिवर्तित कर देगी। अब जठराग्नि की 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं।
ये आपको प्रॉब्लम समझने में मदद करेगा। वात पित्त कफ में हम इनको पढ़ाऊंगा मैं आगे दोबारा से आपको, और ये पेपर में भी आती है कई बार। जठराग्नि 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है विषमाग्नि, एक होती है तीक्ष्णाग्नि, एक होती है मंदाग्नि, एक होती है समाग्नि। जल्दी से माइक खोल के बताएं मुझे, हमारे कितने प्रकार की प्रकृति होती है आयुर्वेद के अनुसार? 7। 7। सातों के नाम बताइए। सर वात पित्त कफ वात पित्त कफ, वात पित्त वात कफ, वात पित्त कफ, और नहीं अंतिम पित्त और कफ, और अंतिम में तीनों आ सन्निपातन। जाएंगे फिर। सम अब इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वहां मैं बताना भूल गया था, अब आप नोट कर लीजिए। और जो मीनाक्षी जी ने मेरे से कल क्वेश्चन पूछा था, यहीं पे उनका आंसर भी आ जाएगा। वात पित्त कफ ये तीनों एक एक है ना, सिंगल, ओनली वात, ओनली पित्त, ओनली कफ। पहले 3 सिंगल है, उसके बाद उसको द्वंद्व प्रकृति बोलते हैं, यानी कि दो दो अवस्थाएं हैं उसमें, दो दो दोष हैं, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ। 3 हो गए ना। द्वंद्व प्रकृति कितनी होती है? 3। और सिंगल प्रकृति कितनी होती है? 3। और तीनों की मिलीजुली जिसको हम सन्निपातज प्रकृति कहते हैं, जो योगियों की होती है, हम तो सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, वो सन्निपातज अग्नि होती है। अब उस प्रकृति को यहाँ पे आप तुलना करो। देखिए इसमें वात की अधिकता होती है। कल पूजा जी भी क्वेश्चन पूछ रही थी, जब मैं प्रकृति बता रहा था तो उन्होंने कहा था कि वो अनियमित आहार समझ नहीं आया, आज समझ आ जाएगा कि अनियमित आहार, यानी कि उनको पता नहीं होता कि जो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं वो खाना या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। मन करा खा लेते हैं, मन करा नहीं खाते, मन करा 10 रोटी खा लेंगे, मन करेगा एक भी नहीं खाएंगे। क्यों क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह से, जठराग्नि की वजह से। जिनका शरीर वात प्रधान होता है उनके अंदर जठराग्नि की विषमाग्नि पाई जाती है। ये अग्नि कभी तो तेज हो जाएगी और कभी मंद हो जाएगी, कभी समान हो जाएगी। इसी आधार पे जो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका जो खाने का रूटीन होता है अनबैलेंस होता है, कोई नियम नहीं होता उनका। अब तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण यानी कि तेज, ये होती है पित्त। पित्त की इसमें अधिकता होती है, पित्त प्रकृति के लोगों में। वहां पे हमने कल भी पढ़ा था चार्ट में कि जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो ज्यादा खाना खा लेंगे, भारी भारी चीजों खा लेंगे और उनको डाइजेस्ट भी हो जाएगी। क्यों डाइजेस्ट हो जाएगी पित्त वालों को? क्योंकि उनके अंदर तीक्ष्ण अग्नि पाई जाती है, इसीलिए खाना उनका जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। जबकि कफ वालों को खिला दो उसका खाना नहीं पचेगा, और वात वाले का कोई पता नहीं, पच भी सकता है नहीं भी पच सकता, डिपेंड करता है कि वो अग्नि तेज है या मंद है। तो वात में जो अग्नि होती है विषम अग्नि पाई जाती है, पित्त के अंदर तीक्ष्ण अग्नि पाई जाती है, और कफ के अंदर मंद अग्नि, मंद यानी कि धीमी धीमी। इसलिए जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो सिलेक्टेड खाना खाते हैं, उनके अपने नियम होते हैं कि मुझे यही खाना खाना है, इससे ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा। टाइम से खाना खाने वाले भी 6 बजे खाना खाना है, 6 बजे ही खाना है। 7, 8, 9 के बाद में उनको भूख लगना बंद हो जाती है, फिर वो खाना भी नहीं खाते। यानी कि नियम वाले लोग, जो अक्सर सामान्य रूप से मेरी भी प्रवृत्ति है, उनकी मंद अग्नि होती है, खाना उनको लेट डाइजेस्ट होता है मंद अग्नि के अंदर। और पित्त वाले जो वालों होते को खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी भूख लगती है पित्त वालों को, तो इनकी अग्नि बहुत कम होती है, जिसकी वजह से कफ की प्रकृति के जो सिलेक्टेड खाना खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह जो भी चीजें, वो नेचुरली वो कम खाते हैं। ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, मोटे नहीं है तो इसका मतलब उन्होंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया होगा, इसीलिए कफ प्रकृति के लोग पतले हैं। अदरवाइज
कफ प्रकृति के लोग अपने ऊपर कंट्रोल ना करें तो मोटे हो जाएंगे तुरंत। समाग्नि, ये जो बताया मैंने, योगियों की जो 7वीं प्रकार की जो प्रकृति बताई थी ना, सन्निपातज प्रकृति, जो बहुत श्रेष्ठ योगियों की होती है, उनको कुछ भी खिला दो हर चीज डाइजेस्ट हो जाएगी, कुछ भी। तो ये योगियों की होती है। तो समय काफी हो गया है, तो इससे आगे मैं उचित नहीं समझता हूँ। राहुल जी, हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था, जो पित्त वाले होते हैं उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम ज्यादा स्रावित होते हैं क्या? यस, तभी तो उनको एसिडिटी भी ज्यादा होती है, HCl ज्यादा बन रहा है उनके पेट में, जी सर। पित्त ज्यादा बनता है, गुंजल के दौरान उनका पित्त भी बाहर निकलता है ना, क्योंकि उनके अंदर एंजाइम ज्यादा बनते हैं अंदर। समझ आ गया? जी सर कंफर्म। तो अब मैं उनका आंसर कर देता हूँ जो कल मेरे से पूछा था। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ मीनाक्षी जी, डिटेल में आंसर मैं आपका 2 दिन बाद करूंगा। अब वो कहाँ पर है? ओके सर। 1 मिनट रुकिए, मुझे ढूंढना पड़ेगा, सॉरी। वो उससे मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा आपको। ये रहा नीचे के, ये क्वेश्चन पेपर में आया था इस बार, ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था, और जो मेरा गलत हुआ था और मेरा गलत क्यों हुआ था, मेरी ही मिस्टेक थी, क्योंकि त्रिदोषज प्रकृति को मैंने सन्निपातित प्रकृति समझ लिया था। इसलिए मैंने सोचा यार सन्निपातित प्रकृति तो योगियों की प्रकृति होती है, उसको तो कुछ भी खिला दो सब डाइजेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा इस बार पेपर में, 74 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें पूछा कि गुरु गुण की प्रधानता वाला आहार किन किन प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देख लीजिए सभी, इस बार का क्वेश्चन है ये। आप मुझे बताएं मीनाक्षी जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, गुरु गुण कौन सी प्रकृति में पाया जाता है, बताओ। सर वैसे तो जो गुरु है वो भारीपन है, तो कफ में पाया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ मीनाक्षी जी, आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको रस बताए थे कि कफ को बढ़ाने वाले रस कौन से हैं और कफ को कम करने वाले रस कौन से हैं, बताइए। जी सर, कफ को तो बढ़ाता है वो मधुर अम्ल लवण है। वेरी गुड। और कम करने वाला? कटु, तीक्ष्ण और कसाय। ठीक है। और वात का इसका जस्ट उल्टा है ना। और वात का हम गुण भी देखते हैं, वात के गुण क्या है? अगर कफ का गुरु है तो वात का हल्का है, पढ़ा होगा आपने गुण में, मैंने पढ़ाया था, मतलब कि वात तो यहां से आ गया, वात। और पित्त प्रकृति वाले को तो वैसे ही ज्यादा खाना खाना चाहिए, कम खाना खाएगा तो उसको एसिडिटी बन जाएगी। समझ रहे हो? जी सर। अगर चलो मैं इस कंसेप्ट को काट दूं, मैं इन तीनों ऑप्शनों को लेता हूं, गुरु गुण कफ वालों को नहीं देंगे, तो कफ वाला ये 4th नंबर कैंसिल हो गया, कफ है इसके अंदर इसलिए कैंसिल हो गया। समझ रहे हो? सेकंड में इसमें कफ दिया हुआ है, वात में मान लेंगे, कफ में नहीं देंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। त्रिदोषज का मतलब होता है वात या फिर पित्त या फिर कफ, कफ इसमें भी आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं देंगे, तो बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 3rd, पित्त वालों को गुरु भोजन देंगे और वात भोजन भी देंगे, क्योंकि वात और कफ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, खाना वात और कफ का बिल्कुल उल्टा। क्लियर हुआ मीनाक्षी जी आपको? यस सर, जो उनके गुण है उनके विपरीत चीजें देनी है उनको। या बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आपको एसिडिटी बन रही है तो ठंडी चीजें तो खिलाओगे ना, या उसको और गर्म चीज खिलाओगे। ये कौन है? भारती माली जी, बड़े मजे में आप लेटे हुए हो, पूरी मौज कर रहे हो हैं? इतनी मौज अच्छी नहीं है, थोड़ा संयम रखो, आप कक्षा में बैठे हो, ऐसे तो टाइम पास होएगा लेकिन एग्जाम की तैयारी नहीं होएगी।
तो ठीक है, अब मैं क्वेश्चनिंग स्टार्ट करूं या कोई किसी का प्रमुख डाउट हो तो बताइए। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी बताइए। हेलो सर, मैं पूछ रहा था जैसे जैसे पित्त प्रधान किसी की बॉडी है, ठीक है, मतलब प्रकृति है, तो सर उसे फास्ट नहीं रखना चाहिए ना, क्योंकि हाँ, वो नहीं तो रखना चाहिए। जिसकी प्रकृति पित्त की है फास्ट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसको एसिडिटी की समस्या हो जाएगी। वात वालों को भी कम रखना चाहिए, गैस बन जाएगी। बोलते हैं कि ज्यादा देर भूखे मत रहो, ज्यादा देर भूखे रहोगे तो गैस बन जाती है। बोलते हैं थोड़ा थोड़ा खाते रहो। कफ वाले फास्ट रखो, खुला रखो, कफ वाले उनके जी लिए अच्छा सर। होता है। बट सर बोलते हैं कि फास्ट अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो सर वो प्रकृति के अकॉर्डिंग अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा नहीं होता फिर। वेरी गुड, अब आई ना बात, ये बहुत बढ़िया। प्रकृति के अनुसार हर चीज बदल जाती है। क्या कब प्रकृति वालों को लागू हम रखना चाहिए व्रत? वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब दूसरी बात ध्यान रखना राजेश जी, उपवास भी कई तरीके का होता है। जी सर। तो आप नेचुरोपैथी में पढ़ोगे ना, उपवास नेचुरोपैथी में स्पष्ट लिखा मिलेगा आपको। फलोपवास, रसोपवास, दुग्धोपवास, सब्जी के ऊपर उपवास, और पता नहीं किस किस चीजों के ऊपर उपवास रखाते हैं। हजारों प्रकार का उपवास होता है नेचुरोपैथी में। तो वो भी इसी अकॉर्डिंग को रखा जाता है कि जो उसकी प्रकृति है उसके हिसाब से। और इसके अलावा तो उपवास एक एक घंटे का उपवास, 2 घंटे का उपवास, एक पहर का उपवास, आधे दिन का उपवास, एक दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, एक सप्ताह का उपवास, 10 दिन का, 21 दिन का, 2 महीने का उपवास। उपवास बहुत ब्रॉड है, कई ब्रांचेज है उपवास के। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये निर्धारित किया जाता है कि उस पर्सन को ये वाला उपवास सूट करेगा। लेकिन सामान्य रूप से हम यही समझते हैं कि भूखा रहो, किसी को उपवास कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उपवास के नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। उप प्लस वास, अपने पास रहना ही उपवास है। अपने आप में स्थित रहना उपवास है। खाली भोजन को त्यागना उपवास नहीं है। भोजन को आपने फिजिकली तो त्याग दिया, लेकिन मन से नहीं त्यागा। इसके लिए भागवत गीता में भी बताया गया है, और पूजा जी बताएंगे, इन्होंने भागवत गीता भी पढ़ाई है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा है भागवत गीता में, चैप्टर नंबर 5th में आया था, 6th में आई थी शायद, ये बात है ना, बताओ। मेरे पास वो वाला टॉपिक नहीं था, सॉरी। मैंने 16, 17, 18 किया था। कल आया था पूजा जी, कल था ये टॉपिक। भावना जी के पास था ये टॉपिक। 6 टॉपिक आपके पास था और आपने मेरे से पूछा था ध्यान योग क्या है, मुझे पूरा याद है। फिर मैं भूल गई, शायद मेरे को याद ही नहीं अभी। बताइए भागवत गीता में ऐसे व्यक्ति को क्या कहा है जो बाह्य रूप से, मैं बता देता हूँ याद आएगा आपको। बाह्य रूप से तो विषयों का त्याग कर देते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से नहीं करते। क्या कहा है ऐसे व्यक्ति को भागवत गीता में? राजसिक। नो, पिटाई होने वाली है आपकी। और बताओ कोई। अरे भागवत गीता भी पढ़ी आपने, ये नहीं पढ़ा इतनी सारी, इतनी मेन चीज। पूरी क्लास से पूछ रहा हूं मैं, कोई भी। सर ये उधर उसको जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद उसको दम भी कहा है वहां पे। क्या चीज? योगारूढ़ जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पे ये चीजें आती है। फिर से ठीक, रिपीट करेंगे। शायद उसको दम्भी कहा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, दम्भी ऐसे व्यक्ति को। ये विवेक सर ने भी उस दिन पूछा था, पूजा जी याद है तो क्लास में विवेक सर ने मेरे से पूछा था स्पेशली क्वेश्चन। अच्छा, मैं दिमाग से निकल गया था मेरे। तो वहां पे दम्भी कहा, यानी कि ठीक इसी प्रकार उपवास में भी ये नियम लगता है कि हमने बाह्य एक्सटर्नल तो हमने खाने को त्याग दिया, लेकिन अंदर से हम त्याग नहीं पाए। एक्सटर्नल तो हम ध्यान में बैठ गए हैं, लेकिन अंदर अपने गर्लफ्रेंड का, अपने बॉयफ्रेंड का, अपनी और चीजों का, विषयों के ध्यान हमारे स्मृति में आ रहा है, तो उसको ध्यान नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ये दम्भी है, ये आडंबर कर रहा है, वास्तविकता में योगी नहीं है। तो इस तरीके से भागवत गीता में बताया गया है ये चीज।
योगारूढ़ साधक जहाँ पे चैप्टर है ना, वहां पे ये लाइनें मिलेंगी, पढ़ लेना। 4th या 5th या 6th में है, श्योर मैं नहीं हूँ कहाँ पर है, लेकिन 4th 5th 6th चैप्टर में बताई गई। अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन। चौथा आज मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन, कई लोग भाग जाते हैं, भागा मत करो, क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, क्वेश्चन अटेंड करके फिर जाया करो आप लोग। तो पूजा जी थोड़ा सा और एक्टिव हो जाओ आप। जी ओके। मुझे विश्वास है आपका इस बार बहुत अच्छे रैंकिंग से आप जाओगे, लेकिन थोड़ा और एक्टिव होने की आवश्यकता है अभी। अब मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे मुझे बताएंगी लक्ष्मी मैडम बताएंगे मेरे को, निद्रा कितने प्रकार की होती है आयुर्वेद में? सर मैंने क्लास पूरा अटेंड नहीं किया, काम था, लास्ट में थोड़ी थी, मैं रिकॉर्डेड देख ली सर। गलती हो गई। मुझे बताएंगे प्रेरणा जी, निद्रा के प्रकार क्या बताएं? स्टार्टिंग मैंने यही से किया था आज तो। प्रेरणा जी भी गायब। मैं बताऊं सर मैं बताऊं? बताओ जी, राधिका जी बताओ। सर निद्रा 6 प्रकार की होती है। तमोभवा निद्रा, श्लेष्म द्रवा निद्रा, आगुंतुकी निद्रा और व्याधिनुवर्तनी निद्रा और बृहदार्थी निद्रा। एक निद्रा छोड़ दिया आपने, मन शरीर श्रम समुद्वा निद्रा, ये 6 प्रकार की निद्रा होती है, ठीक है। हाँ सर। अब मुझे रानी जी बताएंगे, रानी जी तो चली गई। दीपाली जी मुझे बताएंगी तमो भवा निद्रा, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए निद्रा के बारे में। तो बताओ। तमोभवा शरीर में आलस, कफ का बढ़ना, तम गुण का अधिक होना, इसे तमोभवा निद्रा कहते हैं। ठीक है, और मुझे बताएंगे कुंदन जी, आगंतुक की निद्रा कौन सी होती है? जब जैसे कि फ्री होते हैं तो टाइम पास कर। हाँ वेरी गुड, टाइम पास के लिए हम चल यही कर लेते हैं और तो कुछ नहीं। सोलो, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे मयंक जी, सबसे अच्छी निद्रा कौन सी होती है? सर नेचुरल, जो प्राकृतिक निद्रा होती है। उसका अन्य नाम क्या है? पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या बताया है? उसको भूत धात्री निद्रा बोलते हैं। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। रात्रि स्वभाव या फिर बोल सकते हैं रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे, ठीक है, चैतन्य योगा जी, चैतन्य योगा जी पहले तो अपना नाम बताइए और फिर आप मुझे बताइए सप्त धातुओं का क्रम। स्वाति जी आप बताइए सप्त धातुओं का क्रम। रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। एक गलती कर दी आपने, पूजा जी की गलती बताइए। रस, मांस, मेद, 7 है सीक्वेंस है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वेरी गुड। आपने स्वाति जी पता चला क्या गलती किया? रक्त आपने पहले बोल दिया, रस बाद में बोला। क्रम को मत तोड़ो, पहले रस आएगा फिर रक्त आएगा, क्रम पेपर में आएगा ये, ठीक है। अब 8 प्रकार के मैथुन के बारे में मैसेज करें सभी, जो मैसेज पहले करेगा उसको हम माइक खुलवाएंगे। 8 प्रकार के मैथुन। कम ऑन, कौन पहले मैसेज करेगा? कौन बनेगा करोड़पति आज का? कम ऑन कम ऑन, जल्दी से टाइप करो, कौन बनेगा करोड़पति? मीनाक्षी जी बनेंगी, वाह मीनाक्षी जी बताइए। सर इसमें फर्स्ट है स्मरण, दूसरा कीर्तन, फिर केली, फिर प्रेक्षण, फिर गुह भाषण, संकल्प, अध्यवसाय और मैथुन क्रिया। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आगे मैं पूछना चाहूंगा
रोशनी जी से। जी सर। रोशनी जी, आप मुझे बताएंगे एडिपोज टिश्यू या फैट कौन सी धातु के अंतर्गत आते हैं? सर ये मज्जा धातु के अंतर्गत आती है। ओहो रोशनी जी, गड़बड़ कर दिया आपने तो, मेद सारी मेद आयुर्वेद पढ़ाई करा। सर गड़बड़ हो गई। कंफ्यूजन हो गया, मेद 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 के रानी जैन अंतर्गत। जी, रानी जैन जी आप बताइए एडिपोज टिश्यू या फैट किसके अंतर्गत आता है? मैसेज में देख रहा हूँ, बाकी लोग मैसेज करो, अच्छा आंसर आ रहा है। कुंदन जी पूजा जी गलती हो गया, कोई बात नहीं। भैया जी हिंदी में बताइए, मैं समझ नहीं पा रही। वसा, बताइए वसा। मोटापा, अब बता दो अब तो। भैया ये कफ वालों में प्रधान रहता है। मैं धातु का रिलेशन पूछ रहा हूँ, कौन सी धातु में मोटापा ज्यादा बढ़ता है? कुंदन जी बताइए। मेद होगा, मैं वो समझ लिया था, शाखों धातु में धातु आया का था जो। बता दीजिए रिलेशन। सर हिंदी में रस मेद और हरकला। रस में हो गया प्लाज्मा, रस में हो गया प्लाज्मा लसिका, रक्त हो गया हेमोग्लोबिन, मांस हो गया मसल टिश्यू, मेद हो गया एडिपोज और फैट टिश्यू, अस्थि हो गया बोन, मज्जा बोन मैरो, शुक्र मेल में स्पर्म शुक्राणु और फीमेल में ओवम अंडाणु। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मुझे जीत राम जी माइक खोल के बताएंगे, बाकी टाइप करेंगे कि जो आगे जाके डिवाइड होता है खाना, आगे जाके क्या डिवाइड सर? भागों में बढ़ता है खाना। क्लास में सर आवाज नहीं आई सर, बताना। सर आवाज नहीं आई सर आपकी। हाँ मैंने बंद कर दिया था, बताओ आप। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किस दिन का खाना पता नहीं चला। कितने भागों में बढ़ता है? शुभम जी मैसेज बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। खाना सर दो भागों में सर, बढ़ता सार सर। और पेट। जो सार भाग होता है वो प्रमुख सार और पोषक असार तत्व में। होता है, जिससे सात मतलब जो रस रक्त जो वो बनती है, प्रमुख न्यूट्रिएंट होते हैं। और जो किट होता है वो अलग अलग चीजें होती हैं, जिसमें मसल्स वगैरह हैं या टेंडन वगैरह आते हैं सर। ये क्या कर दिया आपने एकदम से। शुभम जी किट भाग में क्या आता है? किट सर जो मल जो होते हैं उनको किट बोलते हैं। सॉरी सर, जो पूरीस है स्टूल है वो आते हैं सर। सॉरी सर, सॉरी सर, वो उपधातु बता दिया था मैंने। क्रॉस क्वेश्चन है, कौन टेंडन क्या है बताओ? टेंडन सर जो उपधातु होते हैं, जो हड्डियों को जोड़ते हैं सर आपस में, उसको टेंडन्स कहते हैं। यहाँ पे उनको किस नाम से कहा गया है? टेंडन को वेरी गुड स्वाति जी, परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, खुश कर दिया आपने तो। हाँ कंडराएं सर, कंडराएं अरे बोलते हैं। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, वो तो उसका नाम हो गया हिंदी में। स्वाति जी ने आंसर किया, बहुत अच्छा। उसको उपधातु कहते हैं, उपधातु याद आया? हाँ हाँ सर, उपधातु के अंतर्गत आते हैं हम, जो 7 प्रमुख धातुएं हैं और बाकी उपधातुएं। ठीक है स्वाति जी माइक खोल के मुझे बताओ, धातु और उपधातु में अंतर क्या है? धातु से आगे फिर धातु बनते हैं, लेकिन उपधातु से आगे कोई धातु नहीं बनता। वेरी गुड, सबसे मेजर आपने चीज बता दी है। और धातु को धातु क्यों कहते हैं ये भी बता दीजिए। वो दूसरे धातु का पोषण करता है इसलिए। नहीं वो अपने का पोषण करता है और दूसरे का निर्माण करता है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, आज मैंने पढ़ाया नहीं। 3 काम होते हैं इसके। एक होता है अपने आप का पोषण करना, आगे दूसरे का निर्माण करना, और तीसरा मल को बनाना।
जैसे कि मैं कमा रहा हूँ, पहले तो मैं खुद खाऊंगा, हाँ, खुद का पोषण करूंगा, फिर थोड़ा सा बच जाएगा मैं अपनी फैमिली को दूंगा, उनका पोषण करूंगा, अब फिर वेस्ट निकलेगा। 3 काम होते हैं, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। अब आगे का मेरा क्वेश्चन है, धारण करने वाला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये था देह धारणात धातु। देह को जो धारण करता है उसको धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि उपधातु के नाम बताएं। मैसेज कीजिए सभी। कमल बाबरा जी मुझे माइक खोल के बताएं उपधातुओं के नाम। जी, 7 होते हैं। बताइए, पूरे नाम बताइए सातों। सतन्य, कंडाय, वसा, स्नायु, अर्तव, शिराय और त्वचा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैसेज में भी रोशनी जी ने, मीनाक्षी जी ने, कुंदन जी ने, राधिका जी तो बहुत छोटा छोटा लिखती हैं, पूजा जी बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ो, आगे बढ़ो। अगला मेरा क्वेश्चन है, ओज के बारे में बताएंगे मुझे मीनाक्षी शरफ जी। ओज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? सर मैंने ओज क्या होता है यहाँ तक सुना था, कितने प्रकार में लेफ्ट हो गई थी। तो जो ओज है वो बताया था आपने कि रस और धातु और शुक्र धातु का निर्माण पर्यंत जितने भी सप्तांग सार तत्व होते हैं उनको ओज कहते हैं, और ये समस्त धातुओं को उत्कृष्ट बनाता है। ठीक है, इतना ही बताया था मुझे। ओज के मैं लेफ्ट हो गई थी, मेरा लेफ्ट हो गया था। इतना ही बताया था। ओज के टाइप बताइए। टाइप पर ओज और अपर ओज सर। वेरी गुड शुभम जी, मैसेज में भी अच्छे आंसर आ रहे हैं। पूजा जी, कुंदन जी, तुषार जी, बहुत बढ़िया। पर और अपर। पर ओज 8 बिंदु होते हैं, इसका स्थान हृदय है सर, और अपर ओज पूरे बॉडी में होता है और ये पूरे शरीर में फैले होते हैं। बल, उत्साह और सकारात्मकता इसका मेन काम होता है, और पर ओज के खत्म हो जाने पर मृत्यु हो जाती है, और अपर ओज से बल, शक्ति, उत्साह या सकारात्मकता में कमी आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। अब अगला क्वेश्चन मेरा है, मुझे बताएंगे तुषार कोहली जी, मल को मल क्यों कहते हैं? भैया मल को मल इसलिए कहते हैं क्योंकि मल भैया वहाँ से निष्कासन होता है, और हमारी पूरी बॉडी से, जैसे आपने बताया था, सब तरीके से मल निकलते हैं सर, आपने बताया था। कुछ करने वाला आंसर नहीं दिया आपने। आशा रानी मैम देंगे मुझे आंसर। आशा रानी मैम आप दीजिए। आपका तो माइक ही नहीं खुलता। पूजा जी आप बताइए। मल का कम या ज्यादा होने पे वो मलिन हो जाते हैं, इसलिए उसको मल कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अब मल के प्रकार बताइए, आप गलत मत करना। मल के 2 प्रकार हैं। ये मैं नहीं, सॉरी, मल होते हैं आपके पुरुष मूत्र, जो भी मैंने बताया था, यूरिन, स्टूल एंड और भी बहुत सारे होते हैं, बट मेनली 3 तरह के हैं, पुरुष, मूत्र एवं स्वेद। आपका जो पुरुष यानी पृथ्वी से वो कनेक्ट है, स्टूल, और यूरिन आपका जल और तेज से होता है, स्वेद आपका तेज से होता है। इसके अलावा और कौन कौन से मल होते हैं पूजा जी? नाखून और बाल, कानों से निकलने वाले गंध और नाक से, ये सारी चीजें। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब आया ना आंसर, ऐसे आना चाहिए। अगला मेरा क्वेश्चन है जय कृष्ण पांड्या जी से। आप मुझे अग्नि के बारे में बताइए, कितनी प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में होती है? जय कृष्ण पांड्या जी। सर 13 अग्नि सर। नाम बताइए। याद नहीं सर। एक्टिव नहीं हो क्लास में। धर्मिष्ठा जी आप बताइए। सर 13 प्रकार की अग्नि होती है। पहली है वो जठराग्नि, 2 से 8 प्रकार की अग्नि है वो धात्वाग्नि होती है, और 9 से 13 वाली अग्नि वो भूताग्नि होती है। ठीक है।
ये मैंने नोट्स में धात्वाग्नि पहले लिखा, बाद में लिख लेना। क्रम क्रम क्या है, पहले जठराग्नि, फिर भूताग्नि, उसके बाद में धात्वाग्नि। ये एक्चुअल क्रम, कल पढ़ेंगे में एक्चुअल क्रम क्या है, कल पढ़ाऊंगा अच्छे से। हाँ ठीक है। अब मुझे बताएंगे कुंदन जी, जठराग्नि का प्रमुख स्थान कौन सा है? हेलो जी बताइए कुंदन ये जी। अमाशय और पकवास है, छोटी ड्यूडेनम के पास। आपने वेरी कुछ गुड, उसमें ड्यूडेनम दरियात ही, पास नहीं, वो ही, वही है ना? हाँ वही। ठीक है, जी। अगला क्वेश्चन मुझे रोशनी जी से है। आप मुझे बताएंगे रोशनी जी, जठराग्नि की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जी सर। जठराग्नि के टाइप्स बताइए, उसके अच्छा, कितने प्रकार एक के है जठराग्नि? विषम अग्नि, एक है मंदाग्नि, एक तीक्ष्ण अग्नि और एक है समअग्नि। वेरी गुड, अब आप चुप हो जाइए। अब मैसेज करेंगे, कफ प्रधान कौन सी अग्नि है, कफ प्रकृति में कौन सी जठराग्नि की अवस्था पाई जाती है? मैसेज करो सभी। बहुत बढ़िया, पूजा जी, स्वाति जी, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी माइक खोल के बताइए। सर मंदाग्नि में बहुत कफ बढ़िया, प्रधान। बहुत बढ़िया। जीत राम जी, आप बताएंगे मुझे माइक खोल के, पित्त प्रधान कौन सी जठराग्नि की अवस्था है? तीक्ष्णाग्नि, तीक्ष्णाग्नि में सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बता दिया। इतना ही मैंने आज आपको पढ़ाया था, तो आज का टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। और अब किसी के प्रमुख डाउट हो तो आप डाउट लीजिए, फिर हम काफी समय ले लिया मैंने, सॉरी आपका, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैंने क्लास को थोड़ा लंबा कर दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना? भैया कब की भी अग्नि बता दो। एक मिनट आप रुक जाइए।